आज हम बात करेंगे प्ली बार्गेनिंग की। जैसे कि प्ली बार्गेनिंग हमारे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक पार्ट है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, क्यों आया। तो सबसे पहले जो फेमस सेइंग है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हम सब लोगों ने सुनी होगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किया होगा कि हम सुनते आए होंगे कि हमारे यहाँ जब क्रिमिनल केस या फिर सिविल केस कोई भी हो, तो जब वो लगता है कोर्ट में तो काफ़ी लंबी ट्रायल चलती है और काफ़ी 10 साल 15 साल का टाइम लग जाता है। उसके बाद सज़ा मिलती है या फिर जो भी सेंटेंस है वो सुनाया जाता है, तो जिसके तहत पार्टी जो हैं वो कोर्ट के चक्कर घिसते घिसते, मतलब कोर्ट के चक्कर काटते काटते उनके जूते घिस जाते हैं। पुरानी पिक्चर्स में तो अक्सर ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। तो कहा गया है कि जस्टिस रिलेटेड जस्टिस डिनाइड, यानी यदि आप किसी व्यक्ति को न्याय देने से देरी करते हैं तो ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, मतलब ये जो सेइंग है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसको ख़त्म करने के लिए कि जी ये डिलेड जस्टिस ना हो, एक तरीका हमारी जुडिशरी ने अपनाया, हमारे कोर्ट्स ने अपनाया। क्या? प्ली बार्गेनिंग का तरीका, जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐड किया हुआ है। ठीक, तो प्ली बार्गेनिंग बड़ा ही सुना सुना सा लग रहा है। बार्गेनिंग वर्ड खासकर बहुत सुना सुना सा लग रहा है कि बार्गेनिंग क्या होता है। हम कॉमन पर्लेंस में जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सपोज करिए कि हम ठंडी का सीज़न है तो मटर हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो हम सब्जी वाले भैया से कहते हैं कि आप मुझे 1 kg मटर दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप 20 रुपीज़ पर kg ले लीजिए। तो आप कहते हैं नहीं, आप मुझे थोड़ा कम में दीजिए, इतना ज़्यादा में दे रहे हैं। तो मतलब वो कहता है कि ठीक है 80 रुपीज़ पर kg हम दे देंगे, लेकिन आप 2 kg ले लीजिए। तो आप उसके साथ मिलके एक बार्गेन करते हो कि मैं 2 kg ले लूँगा, आप 18 रुपीज़ पर kg दे दीजिए। तो ये जो बार्गेनिंग है कि आपने उसको कुछ कहा कि आप कर दीजिए, मतलब आपने उससे कहा कि आप 18 रुपीज़ में दे दीजिए, मैं 2 kg ले लूँगा, तो वो कंसेंट कर दिया उसने। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये आप दोनों ने बार्गेनिंग करी। जब यही बार्गेनिंग कोर्ट में एक्यूज्ड करता है किसके साथ, जब यही बार्गेनिंग कोर्ट में कौन करता है, एक्यूज्ड करता है। एक्यूज्ड करता है किसके साथ, एक्यूज्ड करता है, एक्यूज्ड करता है प्रोसिक्यूशन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। क्योंकि यहाँ पे इसी तब वो आगे टर्म यूज़ किया जाता है प्ली बार्गेनिंग, क्योंकि ये बार्गेनिंग, ये जो सेंटेंस के लिए या फिर जिस चीज़ के लिए भी बार्गेनिंग जो कर रहा है वो एक्यूज्ड कर रहा है प्रोसिक्यूशन से कोर्ट में, तो इसे हम प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन हम समझ सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग इज अ प्री ट्रायल निगोशिएशन बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन। प्ली बार्गेनिंग क्या है, ये एक प्री ट्रायल निगोशिएशन है। निगोशिएशन आप जानते ही होंगे, बातचीत, सहमति, समझौता, निगोशिएशन बिटवीन द एक्यूज्ड के बीच में और प्रोसिक्यूशन के बीच में, वेयर जहाँ की एक्यूज्ड एग्री करता है, accused agree to plead guilty in exchange of certain consensus by the prosecution। accused agree करता है कि वो guilty plead कर लेगा, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के एक्सचेंज में, किस चीज़ के बदले में गिल्टी प्लीड करेगा कि प्रोसिक्यूशन उसे कुछ छूट देगा। किस चीज़ में छूट देगा, जैसे एक्यूज क्या करता है, ठीक है आपने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं मुझे वो आरोप कबूल है। ठीक, क्योंकि एक्यूज क्या कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग प्री ट्रायल निगोशिएशन है, किसके बीच में है, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन के बीच में प्री ट्रायल निगोशिएशन है। और उसके बाद एक्यूज उसमें एग्री कर रहा है कि मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ, ठीक है आपने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं मैं उसको मान रहा हूँ, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा कि आप जो मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं उसमें मुझे कुछ कंसेशन दे दीजिए, कुछ छूट दे दीजिए, कुछ कमी कर दीजिए, कुछ मेरे खिलाफ जो आपने चार्जेस लगाए हैं उसको कम कर दीजिए, या फैक्ट्स को कम कर दीजिए, या फिर कुछ कम सज़ा मुझे दिलवाइए। तो इस तरीके से आप प्रोसिक्यूशन से वो कहेगा हाँ मैं प्लीड गिल्टी कर रहा हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप जो आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं जिस सेंटेंस के लिए मुझे कुछ कंसेशन दे दीजिए, उसमें कुछ छूट प्रदान कर दीजिए। तो यही है हमारी प्ली बार्गेनिंग, सिंपल शब्द में यही है। अब इसको हमारे सीआरपीसी में ऐड किया हुआ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग क्या है, प्ली बार्गेनिंग जो है वो सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर 21A सीआरपीसी में ऐड किया हुआ है, जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ऐड किया हुआ है। और प्ली बार्गेनिंग कहाँ होती है, प्ली बार्गेनिंग
सबसे पहले तो 265A से एल चैप्टर 21A सीआरपीसी में है, और क्या है कि ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत जोड़ी गई है। और प्ली बार्गेनिंग किन केसेस में हो सकती है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्ली बार्गेनिंग उन केसेस के लिए हो सकती है जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 7 साल की सज़ा है, जहाँ पे कि ऑफेंस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी कंट्री। सबसे पहले तो ऐसे ऑफेंस जिनके लिए 7 साल की सज़ा है, और दूसरे ऐसे ऑफेंस जिनके लिए जो कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तीसरे ऑफेंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि किसी विमेन या किसी चाइल्ड जो कि 14 ईयर्स के बिलो का है उसके खिलाफ कोई ऑफेंस किया है। सपोज करिए कि आपने कोई ऑफेंस किया, वो उसकी पनिशमेंट 7 साल ही है, लेकिन आपने किसी विमेन या किसी चाइल्ड के खिलाफ वो ऑफेंस किया है, तो ऐसी कंडीशन में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। सपोज करिए कि आपने कोई ऑफेंस किया जो कि कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही है, और पनिशमेंट 7 साल के अंदर की है या फिर ज़्यादा भी है, तो आपके लिए वो मतलब प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। और 7 साल से कम की सज़ा जो है उसके लिए प्ली बार्गेनिंग होगी, 7 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक, तो ये 3 कंडीशन हमें बताई गई है इसमें। ठीक, कि प्ली बार्गेनिंग किस किस चीज़ के लिए होती है, जहाँ पे कि मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल होता है, जहाँ ऐसे ऑफेंस जो कि कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हो, जो किसी विमेन के खिलाफ नहीं हो। तो अब ये चीज़ होती है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री क्या है, ऐसे कौन से ऑफेंस होंगे जिनको कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस होंगे जो कि कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करेंगे। जनरली फूड एडल्ट्रेशन, ये सारी जो ऑफेंसेस होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि इस कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ थी हिस्ट्री ऑफ प्ली बार्गेनिंग में। बेसिकली प्ली बार्गेनिंग हमारे यहाँ का इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अमेरिका में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और बहुत रेयर है ये अर्ली हिस्ट्री में, और जो है कि पहले इसको प्रमोट नहीं किया जाता था, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, और ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, और जो सैलेंट फीचर्स जो हैं प्ली बार्गेनिंग के वो कुछ इस प्रकार हैं, जो कि प्ली बार्गेनिंग है वो ऐसे ऑफेंसेस के लिए होती है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम की है, ये हमने देख लिया। और ये ऐसे ऑफेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होता है जो कि किसी विमेन या किसी चाइल्ड जो कि 14 ईयर्स के नीचे हैं उनके खिलाफ कमिट किया गया हो। ये ऐसे ऑफेंसेस में नहीं होता है जहाँ पे कि मतलब जो है कि प्ली बार्गेनिंग का जो सेंटेंस पास किया जाता है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ठीक, ये चार्जेस को रिड्यूस कर देता है, ये मल्टीपल काउंट्स को ड्रॉप कर देता है, और ओनली 1 चार्ज के खिलाफ ही मतलब वो होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक, इट मेक्स अ रिकमेंडेशन टू द कोर्ट अबाउट पनिशमेंट और सेंटेंस। द क्रिमिनल कोड ऑफ प्ली बार्गेनिंग एक्सप्लेन्स दैट। ठीक, तो ये क्या है कि रिकमेंडेशन करता है कोर्ट्स को पनिशमेंट क्या, प्ली बार्गेनिंग जो अगर आप करते हैं तो ये आप जब लास्ट में प्ली बार्गेनिंग के बाद आप कोर्ट को रिकमेंडेशन जाती है कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए या फिर क्या सेंटेंस इन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ सैलिएंट फीचर्स थे, और जो है कि जिसके बारे में हमने देखा। और अब हम देखते हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन द सीआरपीसी द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर इज, जो प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीआरपीसी का पार्ट बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर है उसका क्या क्या उसका मतलब ऑब्जेक्ट था, तो वो है कि टू रिड्यूस द पेंडिंग लिटिगेशन जो ढेर सारे हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग थे उनको, उनकी जो पेंडेंसी है उसको कम करना। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके नंबर को कम करना। और टू मेक प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम बाय द एक्यूज्ड, विक्टिम ऑफ क्राइम को एक्यूज्ड के थ्रू कंपनसेशन देना। ठीक, और जो क्रिमिनल केसेस के डिस्पोजल में डिले होता है उसको कट करना। ठीक, तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट था ये था लेजिस्लेचर का, हमारे विधायिका का, इसको सीआरपीसी का पार्ट बनाने में। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि वो लीगल प्रोविज़न जो हमारे सीआरपीसी में है सेक्शन 265A से 265L का, उसको हम देखेंगे। तो सेक्शन 265A हमें बताता है कि प्ली बार्गेनिंग, जो हमने ऊपर चीज़ें देखी थी कि प्ली बार्गेनिंग ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये किन ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल होगा, तो वही ऑफेंसेस जिसके लिए 7 साल की सज़ा, 7 साल से कम की सज़ा हो, और ऐसा ऑफेंस कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट ना कर रहा हो, और ऐसा ऑफेंस जो कि किसी वुमेन के और चाइल्ड जो कि 14 ईयर्स के बिलो है उसके खिलाफ ना कमिट किया गया हो। ठीक, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर जो कि प्ली बार्गेनिंग के बारे में हमें बताता है कि प्ली बार्गेनिंग चैप्टर का एप्लीकेशन कहाँ होगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्ली बार्गेनिंग की टाइप कितने हैं। तो जो
टाइप है वो हैं चार्ज बार्गेनिंग। चार टाइप के आप देख सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग के चार टाइप होते हैं, चार्ज बार्गेनिंग, काउंट बार्गेनिंग, फैक्ट बार्गेनिंग, सेंटेंस बार्गेनिंग। सबसे पहले चार्ज बार्गेनिंग। चार्ज बार्गेनिंग में बेसिकली जो एक्यूज्ड है वो बार्गेन करता है कि जो आपने चार्जेस मेरे खिलाफ ढेर सारे लगाए हैं ना प्रोसिक्यूशन से, कि आपने जो ढेर सारे चार्जेस मुझे लगाए हैं मेरे खिलाफ, इसमें से कुछ चार्जेस को आप क्या करिए, कट कर दीजिए, उसमें से कुछ चार्जेस आप खत्म कर दीजिए, आप कुछ ही चार्जेस के खिलाफ मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करिए। तो इस तरीके से एक्यूज चार्ज बार्गेनिंग करता है। काउंट बार्गेनिंग में एक्यूज कहता है कि जो जितने काउंट्स आपने लगाए हैं, जो चार्जेस के लिए आपने जितने काउंट्स लगाए हैं, उन कुछ काउंट्स को आप कम कर दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है कि मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करिए। और जो अगला है वो है सेंटेंस बार्गेनिंग। जो आप सज़ा मुझे, इसमें एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन से कहता है कि जो आप मुझे सज़ा दिलवाने वाले हैं, एक्यूज्ड कहता है प्रोसिक्यूशन से जो आप मुझे सज़ा दिलवाने वाले हैं, सेंटेंस, आप सपोज करिए आप 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट आप मुझे दिलवाने वाले थे, सॉरी 14 ईयर्स के लिए तो होगा ही नहीं, मान लीजिए 7 ईयर्स के लिए आप मुझे दिलवाने वाले थे, तो आप मुझे 6 ईयर्स का दिलवाइए, 5 ईयर्स का दिलवाइए, मतलब थोड़ा कम कर दीजिए। सेंटेंस बार्गेनिंग करता है एक्यूज। ठीक। फैक्ट बार्गेनिंग। फैक्ट बार्गेनिंग में एक्यूज प्रोसिक्यूशन से कहता है कि आप जो फैक्ट्स, आपने ढेर सारे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके तहत मेरे खिलाफ बहुत बड़ी लग सकती है सज़ा, मुझे ज़्यादा हो सकती है, अपने फैक्ट्स काफ़ी हैं आपके, तो आप कुछ फैक्ट्स को रिड्यूस कर दीजिए और मुझे कुछ फैक्ट्स के लिए आप मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करिए। तो इस तरीके से ये चार टाइप के बार्गेनिंग के टाइप थे। और जो सेक्शन 265A हमने देखा था, सेक्शन 265A हमें यही बताता था कि जो ये प्ली बार्गेनिंग है, ये जो एप्लीकेशन है चैप्टर का, ये किस पे होगा, तो हमने इसको समझ लिया और हमने प्ली बार्गेनिंग के टाइप्स भी देख लिए। और जो अब केसेस हैं कुछ रिलेवेंट, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रिका। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री ऑफ प्ली बार्गेनिंग में कि ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं था प्ली बार्गेनिंग, और प्ली बार्गेनिंग अमेरिकन ज्यूरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, जस्टिस सिस्टम का। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट्स बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती थी स्टार्टिंग में प्ली बार्गेनिंग को, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग एक तरीके से समझा जाता है कि आप एक फेयर ट्रायल के अपोजिट समझा जाता है, इसीलिए प्ली बार्गेनिंग को प्रेफर नहीं किया जाता था पहले। तो पहले प्ली बार्गेनिंग को कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द कोर्ट बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केस, सच एज केस शुड ओनली बी डिसाइडेड ऑन मेरिट। मतलब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज चंद्रिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और प्ली बार्गेनिंग किसी भी क्रिमिनल केस के डिस्पोजल का बेसिस नहीं हो सकता, और क्रिमिनल केसेस को मेरिट पे ही डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक। और जो अगला केस है कचिया पटेल शांतिलाल कोदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और इसको इनकरेज करने से करप्शन और कोलिजन को इनकरेज कर रहे हैं आप, मतलब आप करप्शन इनकरेज कर रहे हैं अगर आप प्ली बार्गेनिंग को इनकरेज कर रहे हैं। ठीक। जो अगला केस है वो है कि जो प्ली बार्गेनिंग थिप्पा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कोर्ट ने कहा कि एक्ट ऑफ इंड्यूसिंग एंड लीडिंग द एक्यूज टू प्लीड गिल्टी अंडर एन एश्योरेंस और प्रॉमिस विल वॉयलेटिव आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब एक्यूज को एक एश्योरेंस देना, एश्योरेंस मतलब एक्यूज को क्या क्या कहा जा रहा है कि एक्यूज यहाँ पे गिल्टी प्लीड कर रहा है इस एश्योरेंस के साथ कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको कम सजा दिलवाएगा। ठीक। इसीलिए तो वो प्ली गिल्टी कर रहा है। तो ये जो प्ली गिल्टी एक्यूज इस एश्योरेंस के साथ कि प्रोसिक्यूशन मुझे कम सजा दिलवाएगा, एक तरीके से एक लालच हो गया, हो गया ना, तो इसलिए आर्टिकल 21 के ये वॉयलेटिव है। कोर्ट ने थिप्पा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में यही कहा था। ठीक। अब सेक्शन 265B हम देखते हैं जो कि है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग कौन लगाता है? एक्यूज लगाएगा, क्योंकि एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग करनी है। कोर्ट है, प्रोसिक्यूशन है, एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन से प्ली बार्गेनिंग करनी है, तो एक्यूज्ड कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। ठीक, कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करनी है। ठीक, तो एक्यूज्ड लगाएगा कोर्ट में, उसी कोर्ट में लगाएगा जहाँ पे कि ऑफेंस पेंडिंग है ट्रायल के लिए, वहाँ पे एक्यूज्ड करेगा, ब्रीफ डिटेल देगा उस केस की, और उसके बाद फिर क्या करेगा वो मतलब एफिडेविट देगा कि जो एप्लीकेशन, सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन में ब्रीफ डिटेल देगा केस की, और एक एफिडेविट देगा, और एफिडेविट में वो क्या बताएगा कि उसने ये जो प्ली बार्गेनिंग लगाई है वो उसने क्या लगाई है, वॉलंटरली लगाई है, स्वेच्छा से लगाई है। इसके लिए उससे किसी ने नहीं कहा है कि किसी भय और किसी भी मतलब जिसको बोलते हैं करप्शन के तरह, मतलब कहीं से उसे ये नहीं कहा गया कि आप मतलब किसी लोभ से या फिर किसी भय से इस
सब वजह से नहीं, बट उसने स्वेच्छा से वो प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है लगाई है। और उस ये भी बताएगा कि वो प्ली बार्गेनिंग लगाएगा तो वो भी ये भी बताएगा कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द लॉ फॉर द ऑफेंस द प्ली बार्गेनिंग इन हिज केस एंड दैट ही हैज़ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन अ केस ऑफ विच ही हैड बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंस। मतलब क्या है कि पहली चीज़ तो एक्यूज्ड जाएगा कोर्ट में, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाएगा, उसमें वो बताएगा कि अपने नेचर एंड वो अपने केस के बारे में बताएगा, ब्रीफ डिटेल देगा उसकी। उसके बाद एक एफिडेविट लगाएगा। एफिडेविट में वो क्या बताएगा कि उसने वो एप्लीकेशन वॉलंटरली लगाई है, ठीक, वॉलंटरली लगाई है। और उसके बाद फिर वो क्या बताएगा कि वो पहले, इसके पहले किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी केस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है। और वो मतलब कोर्ट से कहेगा कि उसे पता है कि उसके जो केस है उसमें कितनी सज़ा हो सकती है, फिर भी उसने वॉलंटरली उस एप्लीकेशन को लगाया है। सबसे पहले एप्लीकेशन जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, दूसरी बात एफिडेविट जिसमें वो बताएगा कि वो एप्लीकेशन उसने वॉलंटरली लगाई है। और उसके बाद फिर वो ये भी बताएगा उस एप्लीकेशन में कि उसके खिलाफ पहले कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है, ठीक। फिर क्या होगा, जो कोर्ट क्या करेगी, इसके बाद कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गया प्ली बार्गेनिंग का, तो वो नोटिस इशू करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और विक्टिम को और एक्यूज्ड को, और एक डेट फिक्स करेगी कि आप सभी पार्टीज इस डेट को कोर्ट में आएँ, ठीक। जब पार्टीज आएंगी तो कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी एक्यूज्ड को इन कैमरा। इन कैमरा ट्रायल आप जानते होंगे कि क्या इन कैमरा ट्रायल वो होता है जहाँ पे किसी और पार्टीज को आने की अनुमति नहीं होती है, ठीक। सबसे पहले कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई, हमने प्रोसेस को समझा। एप्लीकेशन में उसने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस बताया और एफिडेविट बताया। एफिडेविट में बताया कि मैंने वॉलंटरली प्रेफर किया है इसको। उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक नोटिस इश्यू की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और विक्टिम को, एक्यूज्ड को। फिर जिस दिन वो पार्टीज डेट, जिस दिन को वो सभी आए उस कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या किया, इन कैमरा एग्जामिन किया एक्यूज्ड को। किस चीज़ के लिए, जहाँ पे कि इन कैमरा में और कोई पार्टीज उस केस की प्रेजेंट नहीं होगी। अब किस चीज़ के लिए एग्जामिन किया कोर्ट को, इसलिए कि क्या आपने वाकई में इस जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आपने लगाई है वो वॉलंटरली लगाई है या फिर आपने किसी के कहने पे या किसी भय, लोभ, इन सब वजहों से लगाई है। मतलब कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट एश्योर करती है। जब कोर्ट सेक्शन 164 में CRPC में जब कन्फेशन रिकॉर्ड करती है तो कोर्ट सेम काम करती है कि पूछती है कि क्या आप वॉलंटरली कन्फेस कर रहे हैं। उसी तरीके से प्ली बार्गेनिंग करते वक्त एक्यूज जब एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट इन कैमरा एक्यूज को बुलाती है और पूछती है कि क्या आप वॉलंटरली इस एप्लीकेशन को लगा रहे हैं। अगर एक्यूज कहता है कि हाँ मैं वॉलंटरली लगा रहा हूँ तो कोर्ट आगे क्या करेगी, कहेगी कि ठीक है आप सभी आपस में बैठ के एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन पे काम करिए। मतलब आपस में एक्यूज्ड बैठे और प्रोसिक्यूशन बैठे, क्योंकि एक्यूज्ड जान रहा है कि इस केस में क्या सज़ा होगी, फिर भी वो गिल्टी प्लीड कर रहा है और अपनी गलती को मान रहा है और उसके बाद फिर प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है। तो एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन जो है आपस में बैठे एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन पे दोनों काम करें कि कौन से चीज़ों पे दोनों सहमत हैं कि इनको प्रोसिक्यूशन इनको कितनी सज़ा दिलवाना चाह रहा है और ये कितना कंपनसेशन देना चाह रहे हैं, एज अ फाइन, एज अ कंपनसेशन कितना पैसा देना चाह रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि जो भी भरपाई हुई है, जो भी नुकसान हुआ है प्रोसिक्यूशन का, उसकी भरपाई के लिए कितना कंपनसेशन ये इनको देना चाह रहे हैं और ये इनको कितनी सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं। तो दोनों आपस में राउंड टेबल पे बैठ के आपस में बात कर लें और उसके बाद एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन पे काम करें और एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक। तो सेक्शन 265 में यही था। अब सेक्शन 265C हम देखते हैं। यहाँ पे कोर्ट कहती है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट किया है तो कोर्ट किससे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस इश्यू करेगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, विक्टिम को और एक्यूज्ड को, ठीक, कि आप जो है किस म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे काम करें। और अगर कंप्लेंट केस है तो इसे एक्यूज्ड और विक्टिम को कोर्ट नोटिस इश्यू करेगी कि आप सभी बैठ के एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन पे काम करें, ठीक। और सेक्शन 265D हमें बताता है रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन। जो 265C में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन हुई उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि अगर इन लोगों के बीच में कोई म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन वर्कआउट हुआ, मतलब दोनों आपस में बैठे, पार्टीज बैठी और
क्या हुआ, सबने एक रिपोर्ट, मतलब ठीक है, दोनों पार्टीज मान गए कि हाँ इन बिंदुओं पे हम सहमत हैं, ये म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की का रिजल्ट जो क्रक्स निकल के आया कि हाँ ठीक है हम इन बातों पर सहमत हैं, तो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसकी, और उस रिपोर्ट को कौन कौन साइन करेगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर साइन करेगा, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट है वो, और वो सभी लोग जिन्होंने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, जैसे प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस मीटिंग में, वो सभी उसको साइन करेंगे। ठीक, और अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन नहीं हो पाया, उन लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। और जब एप्लीकेशन लगाया गया था सबसेक्शन 1 में, तो उसी टाइम से, जैसे जब बेसिकली उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था एक्यूज ने कि माय लॉर्ड मेरे केस में प्ली बार्गेनिंग की जाए, उसी स्टेज से आगे बढ़ेगी, मतलब फिर से ट्रायल स्टार्ट होगा अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन वर्कआउट नहीं होती है। ठीक, तो ठीक, अब हम सेक्शन 265E देखते हैं कि डिस्पोजल ऑफ केस कैसे किया जाएगा। जब कोई म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरली डिस्पोजिशन जो है वो वर्कआउट कर गई, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट के पास सबमिट की गई, तो कोर्ट उस रिपोर्ट के आधार पे जजमेंट सुनाएगा और केस का डिस्पोजल करेगा। और जब केस का डिस्पोजल कोर्ट करेगा तो पार्टीज़ को क्या करेगा, पार्टीज़ को सुनेगा, मतलब पार्टीज़ को सुनेगा, कोर्ट पार्टीज़ को सुनेगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो भी प्रोवाइड करना है उसके बारे में। और अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या फिर आफ्टर एडमोनिशन रिलीज़ किया जा सकता है तो वो रिलीज़ करेगा। जो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और या आफ्टर एडमोनिशन पे रिलीज़ करने की बात है तो कोर्ट सेक्शन 360 ऑफ CRPC के तहत भी या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत भी उसे डील कर सकता है। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ पनिशमेंट देना ज़रूरी है तो वो 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट या 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट डील कर सकती है या तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के तहत या फिर आफ्टर एडमोनिशन के तहत। और अगर कोर्ट को लगता है कि सेंटेंस सुनाना है तो 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट और 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। जब हम स्टैट्यूट पढ़ते हैं CRPC तो 1/2 जो है, अगर आपको मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड करनी है तो आप 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट जो भी उस ऑफेंस के लिए है वो आप प्रोवाइड करिएगा। और अगर मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4, या तो मतलब सबसे पहले तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या आफ्टर एडमोनिशन के तहत उसे रिलीज़ कर देगी एक्यूज्ड को, या फिर मतलब सबसे पहले तो जो इनके बीच म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की रिपोर्ट का जो रिजल्ट है उसके तहत रिलीज़ करेगी। उसके बाद फिर या तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या आफ्टर एडमोनिशन या फिर 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, जो भी उस ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट है उसका 1/2 और 1/4 उसका मैक्सिमम पनिशमेंट का, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4। ठीक, उसका 1/4। जैसे किसी ऑफेंस के लिए आप देखते होंगे तो वहाँ पे 2 से 5 साल की सज़ा ऐसे रहता है, तो 5 साल का 1/2। ठीक, और अगर 2 से 5 साल है तो मिनिमम का 2 साल का 1/2। ठीक, और अगर मैक्सिमम है मतलब 1/4 आपको प्रोवाइड करना है तो 5 साल का 1/4। ठीक, इतना टेक्निकल नहीं है, इजी ही चीज़ है। और फिर आगे का जो सेक्शन हम देखते हैं वो है सेक्शन 265F, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट जब भी डिस्पोजल कर लिया उसने केस का तो वो जजमेंट सुनाएगी, वो भी ओपन कोर्ट में। ठीक, और सेक्शन 265 हम देखते हैं फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। ये जो जजमेंट कोर्ट सुनाती है प्ली बार्गेनिंग के तहत, ये क्या होगा, ये फाइनल होगा, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। और केवल स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत या फिर रेड पिटीशन आर्टिकल 226 या 227 के तहत ही हो सकती है। और सेक्शन 265H पावर की बात करता है, तो पावर क्या होगी कोर्ट के पास, प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट के पास वही पावर होगी जो एक नॉर्मल केस डील करते समय कोर्ट के पास होती है, वही पावर होगी। और सेक्शन 265 हमें सेट ऑफ की बात करता है, जैसे कि सेक्शन 428 हम पढ़ते हैं CRPC में, तो हम सेट ऑफ पढ़ते हैं वैसे ही कि जो पीरियड ऑफ डिटेंशन, जो भी जितने भी टाइम एक्यूज्ड जो है ड्यूरिंग ट्रायल या फिर ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग, जितने भी टाइम सेंटेंस वो जेल में रहा है, उतना टाइम जब उसका फाइनल जजमेंट पास किया जाएगा
फाइनल सेंटेंस उसके खिलाफ सुनाया जाएगा, तो अगर मान लीजिए सपोज करिए उसे 2 साल की सज़ा सुनाई गई और ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग या फिर ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग वो 1 साल का की जेल पहले ही रह चुका है, तो जो फाइनल सेंटेंस सुनाया जाएगा उसमें से ये जो 1 साल वो पहले ही ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग जेल में रह चुका है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो फाइनली उसे कितने टाइम के लिए जेल में रहना होगा? 1 साल के लिए रहना होगा। इसी को कहते हैं, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को सेट ऑफ कर कहते हैं, जो कि सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। ठीक, तो यही बात सेक्शन 265I जो कि हमें बताता है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, अब सेविंग है 265J जो कि हमें बताता है कि ये जो एक्ट है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ठीक, और सेक्शन 265 के हमें बताता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी पे पूरे प्ली बार्गेनिंग की जो बेस है बना हुआ है कि जो स्टेटमेंट यूज़ करेगा एक्यूज्ड, सपोज करिए एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग कोर्ट के मतलब प्ली बार्गेनिंग करते हैं कोर्ट की सुपरविजन में, तो एक्यूज्ड क्या कहेगा कि मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ। ठीक, आप उसके बदले में मुझे कंसेशन दीजिएगा, आप मुझे कम सज़ा सुनवाइएगा। ठीक, मैं अपना अपराध कबूल कर रहा हूँ, आप मुझे उसके बदले में कम सज़ा सुनवाइएगा। ठीक, इससे क्या होता है कि आप भी ड्यूरिंग लंबी प्रोसेस जो भी कोर्ट की चलती है उससे बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊँगा, तो दोनों की आपस में रजामंदी हो जाती है। ठीक, तो एक्यूज्ड जो भी सेंटेंस यूज़ कर रहा है कि मैंने गिल्टी प्लीड किया, मैंने जो उसने सेंटेंस यूज़ किया, अगर वो उसको उस सेंटेंस को उस वर्ड्स को उस फैक्ट्स को किसी और पर्पज के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, केवल इसी प्ली बार्गेनिंग के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। ये नहीं कि अगर आप दूसरा कोई केस कर रहे हैं एक्यूज्ड के ऊपर, तो आप उस समय भी ये कह दें कि अरे तुमने जब प्ली बार्गेनिंग की थी तो तुमने ये एक्सेप्ट किया था, प्रोसिक्यूशन फिर से ये आरोप लगा दे कि तुमने ये एक्सेप्ट किया था, तो इस केस में भी तुम्हारे खिलाफ ये एक्सेप्ट होता है। नहीं, जिस पर्पज के लिए प्ली बार्गेनिंग के लिए इस सेक्शन में, इस एक्ट में, इस एक्ट के प्रोविज़न के में मेंशन है, उसी के लिए स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड के स्टेटमेंट का यूज़ किया जाएगा और किसी चीज़ के लिए एक्यूज्ड के स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाएगी। एक्यूज्ड को एक इम्यूनिटी दी गई है कि आप फ्रीली प्ली बार्गेनिंग कर लें। ठीक, उसके बाद सेक्शन 265L हम देखते हैं, तो ये जो नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर बताता है, ये कहता है कि ये जो चैप्टर है ये जुवेनाइल या चाइल्ड जो कि सेक्शन 2 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, उसके एप्लीकेबल इस चैप्टर का एप्लीकेशन उन पे नहीं होगा। जुवेनाइल और चाइल्ड जो कि सेक्शन 2 के ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में बताया गया, उस पर नहीं होगा। ठीक, तो अब प्ली बार्गेनिंग कुछ केसेस हमने ऊपर देखे थे, कुछ केसेस नीचे भी दिए हुए हैं कि मुरलीधर मेघराज लोया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज ही किया है, कहा है कि ये इंक्लूड्स कर रहा है सोसाइटीज़ के इंटरेस्ट में। ठीक, और जो अगला केस है वो है कसमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड कचिया पटेल शांतिलाल कोदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इसमें भी वही है कि मतलब प्ली बार्गेनिंग क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ठीक, और थिप्पा स्वामी ये हमने ऊपर देखा था, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रका, इसको भी हमने देखा था और कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिकली जितने भी केस लॉज हम स्टार्टिंग के देखते हैं वो उसमें प्ली बार्गेनिंग को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, प्ली बार्गेनिंग को यही कहा गया है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, क्योंकि ये फेयर ट्रायल के खिलाफ है। आप एक्यूज्ड को डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप प्ली बार्गेनिंग कर लीजिए, आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और उसके बदले में आपको कम सज़ा सुनाई जाएगी। ये दोनों एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों मिलकर बैठ के ये रजामंदी करते हैं, तो ये साफ ही दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन इसको अपनाया गया है क्योंकि हमें पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि टाइम की बचत होती है और एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन की मेंटल हरासमेंट कम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। पर केसेस स्टार्टिंग के जब हम केसेस देखते हैं 1976 80, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने हमेशा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहा है। ठीक, तो जो अब हमने देख लिया प्ली बार्गेनिंग को, अब जो हम देखेंगे वो कि प्ली बार्गेनिंग के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो ये सबसे पहले तो ये एक वॉलंटरली अडॉप्टेड मैकेनिज्म है। इसमें जो है कि प्ली बार्गेनिंग जो लीगल प्रोविज़न है वो वॉलंटरी मैकेनिज्म है, वो केवल एक्यूज्ड ऑप्ट करता है उसको विलिंगली।
जो लीगल सिस्टम है वो साइलेंट है ऑन द पॉइंट दैट इन केस द सेटलमेंट रीच्ड इज कंट्रेरी टू द पर्पज ऑफ द लीगल सिस्टम। जो सेटलमेंट होती है वो लीगल सिस्टम के पर्पज के कंट्रेरी है, तो ये वॉलंटरी अडॉप्टेड मैकेनिज्म है। इसमें जो सेकेंड प्रोविज़न है बुराई इसकी की जाती है कि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इंडिया क्या है, फेमस है पुलिस में पुलिस के द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि एक्यूज्ड को ज़बरदस्ती टॉर्चर करके पुलिस कह रही है कि तुम प्ली बार्गेनिंग कर लो। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस एक जो है कि निगेटिव पॉइंट है प्ली बार्गेनिंग का। ठीक, करप्शन को भी इंक्रीज कर रहा है ये प्ली बार्गेनिंग, क्योंकि बेसिकली एक्यूज कहता है कि मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा, आप जो है कि मैं एक्यूज कहता है कि मैं गिल्टी प्लीड कर दे रहा हूँ, मैं कंपनसेशन दे दूंगा आपको, प्रोसिक्यूशन से कहता है, और आप जो है कि मुझे सज़ा मत दिलवाइए। तो इस तरीके से करप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर एक्यूज जो है कि ऐसा कह रहा है तो क्या पता पुलिस ने उसको फोर्स किया हो कि आप कहिए कि मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ, और इंस्पाइट की उसकी गलती न रही हो फिर भी वो इनोसेंट रहा हो, वो पुलिस के फोर्स की वजह से, पुलिस के भय से उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस भी एक ख़राब चीज़ है, करप्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। और ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि मतलब कहा गया कि जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड को दूर करने के लिए और हाई नंबर ऑफ पेंडेंसी है, तो अगर हाई नंबर ऑफ पेंडेंसी है तो केसेस का निपटारा करने के लिए एक फास्ट मैकेनिज्म को अपनाना चाहिए ना। ये जो डिले है ट्रायल प्रोसेस में, इसको ख़त्म करने के लिए ये जो प्रोसेस है प्ली बार्गेनिंग का, उसको अपनाना एक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। जब तक कि जो डिले है इसको दूर करने का एक अलग मैकेनिज्म, एक जो कंक्रीट मैकेनिज्म है उसको अपनाना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग को प्रेफर करना ये एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ठीक, तो उस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि उसके कुछ अगेंस्ट में थे। अब हम आर्ग्यूमेंट जो हैं वो प्ली बार्गेनिंग के फेवर में देखेंगे। इससे फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। हम देख रहे हैं कि जो एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन लंबे सालों साल कोर्ट में जा के केस लड़ते और उन्हें प्ली बार्गेनिंग के तहत उनका केस जो है 1 महीने 2 महीने या फिर बहुत ही कम समय में डिस्पोज हो जा रहा है। तो फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस हो रहे हैं प्ली बार्गेनिंग से। और जो है कि ये एक हैसल फ्री अप्रोच है, और इसमें लेस सीरियस ऑफेंसेस जो हैं वो जो है कि लेस सीरियस ऑफेंसेस ऑन वंस रिकॉर्ड। जैसे कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जब इंडिया में कोई भी क्राइम करता है तो उसके खिलाफ ऐसा एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है, और उसके रिकॉर्ड में कई सारे खराब केसेस आ जाते हैं, तो उसका सोसाइटी में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अगर प्ली बार्गेनिंग करते हैं तो आपके खिलाफ जो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसको उतना नहीं पब्लिसिटी उसको उतना नहीं मिलती है। तो इस तरीके से उसको किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड में कम सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं, तो उसका सोसाइटी में भी एक तरीके से जो स्टिग्मा है वो कुछ कम लगता है। ठीक, और इट अवॉइड्स पब्लिसिटी। जाहिर सी बात है जब लंबा केस चलता है तो पब्लिसिटी उसकी ज़्यादा होती है, लोगों को ज़्यादा बातें करने को मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि एक पब्लिसिटी, एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ, तो वो जो पब्लिसिटी है उसको भी ये अवॉइड करता है, और एक तरीके से कम समय में एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन आपस में निगोशिएशन करके एक फाइनल डिस्पोजल करते हैं केस का। तो इस तरीके से ये अच्छा भी है एक तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको देखा, और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।